नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। ये तीनों को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ केमिस्ट दैट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है किसको, केमिस्ट को, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं दवा को बनाने और देने के लिए किसको, पेशेंट को। अब चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में डेट आ जाता है। दूसरा होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम, एज, उसका जेंडर, एड्रेस। तीसरा है सुपरस्क्रिप्शन। चौथा है इनस्क्रिप्शन, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, बेस और एक्टिव मेडिकामेंट, जिसे हम एपीआई भी बोल सकते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और दूसरा है एडजुवेंट। तीसरा है व्हीकल। और प्रिस्क्रिप्शन का जो 5वां पार्ट है वो है सबस्क्रिप्शन। छठा है सिग्नेचर। 7वां है प्रिस्क्राइबर्स ब्लॉक। अब चलिए देखते हैं डेट को डिटेल में। द प्रिस्क्राइबर यानी कि जो डॉक्टर होता है, नीड टू मेंशन द डेट व्हाइल राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को लिखते समय डॉक्टर को या प्रिस्क्राइबर को डेट मेंशन करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, देख लेते हैं। डेट इज एसेंशियल फॉर ए फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई द केस, यानी कि इसलिए ज़रूरी होता है कि वो केस को आइडेंटिफाई कर सके, कब का केस है, पुराना है, नया है। तो इसलिए डेट को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दूसरा पेशेंट इन्फॉर्मेशन की, जिसमें कि पेशेंट का नेम होगा, एज होगा, जेंडर, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। Information regarding patient name, age, sex and address should be mentioned to prescription। ये सभी प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होने चाहिए। क्यों मेंशन होने चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए प्रिस्क्राइबर ने यानी कि डॉक्टर ने दवा कोई प्रिस्क्राइब किया और वो दवा किसी अलग पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को ना प्रिस्क्राइब, दूसरे को डिस्पेंस ना हो जाए, इसलिए पेशेंट का इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस इज मेंशन ऑन द टॉप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही लिखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम तीसरा सुपरस्क्रिप्शन की। चलिए देखते हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन इट इज सिंबलाइज विद द हेल्प ऑफ आरएक्स। इसको हम आरएक्स से डिनोट करते हैं। दिस सिंबल इज मेंशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जहाँ से शुरुआत होता है, बिगिनिंग पर ही उसके मेंशन किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें 3 ब्लॉक दिए गए हैं। हमने आपको समझने के लिए इसको आसान और कर दिया है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक और तीसरा है प्रिस्क्राइबर ब्लॉक। तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका बिगिनिंग यहीं से होता है। ये देखिए, तो आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन के बिगिनिंग पर ही लिखा जाता है, फिर उसके बाद और सब लिखे जाते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। दिस सिंबल इज मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत में ही इसको मेंशन कर दिया जाता है। अब जान लेते हैं आरएक्स का मतलब क्या होता है। पुराने समय में हम आरएक्स को गॉड ऑफ हीलिंग या फिर जुपिटर, जिनको गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता है, उनको सिग्निफाइड करने के लिए लिखा जाता था या उसको मेंशन किया जाता था आरएक्स को। लेकिन इस समय नाउ डेज ये सिंबल इस उद्देश्य से यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है यू टेक या फिर टेक दो। ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ, उसका सिनोनिम्स यूज किया जाता है। रेसिपी का सिनोनिम्स ही आरएक्स होता है, जिसका मतलब होता है यू टेक या टेक दो। फिर चौथा है इसका पार्ट इनस्क्रिप्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन व्हिच कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ईच प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। हालांकि अब इसको नहीं यूज करते, हम डायरेक्ट दवा को ही मेंशन कर देते हैं या दवा का नाम लिख देते हैं। लेकिन पुराने समय में हम उस दवा को कंपाउंडिंग करने की सभी क्वांटिटी, नेम, उस ड्रग का हम लिखते थे, उसका इंग्रेडिएंट लिखते थे, क्वांटिटी कितना होगा, नेम क्या होगा, सब लिखते थे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंस्क्रिप्शन में दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिंपल सिरप, मान लीजिए सिरप अगर बनाना है तो डिस्टिल्ड वाटर, और फिर यहाँ पर उसका दिया गया होगा क्वांटिटी। डिस्टिल्ड वाटर मान लीजिए 90 ml हम मिला रहे हैं।
और फिर इसको जो फार्मासिस्ट होता है उसको कंपाउंड करके यानी कि को मिक्स करके उसको बना करके फिर पेशेंट को देता है यानी कि डिस्पेंस करता है। कंपाउंडिंग इसी को बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। इनस्क्रिप्शन में 3 पार्ट होते हैं। इट इज़ डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 बेस और एक्टिव मेडिकामेंट, जिसको हम एपीआई भी बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ड्रग होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है एपीआई या फिर इसको बेस या एक्टिव इंग्रेडिएंट बोल देते हैं, और दूसरा होता है एक्सिपिएंट। तो जो एक्सिपिएंट वाला पार्ट होता है उसको अलग कर देते हैं। एपीआई जो होता है उसको हम इस सेक्शन में या इसमें लिखते हैं, जो होता है बेस और एक्टिव मेडिकामेंट। दिस इज मींट फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट। ये इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है। दूसरा जो पार्ट आ जाता है एडजुवेंट यानी कि एक्सिपिएंट इसको बोल सकते हैं, एडजुवेंट। दिस इज मींट फॉर इम्प्रूविंग द थेरेपेटिक ड्रग एक्शन। ये इसलिए दिया जाता है कि ड्रग को इम्प्रूव कर सके, उसका एक्शन कुछ इम्प्रूव कर सके, या उसको पेशेंट के लिए कॉम्प्लेंस या कुछ सहायता प्रदान कर सकते हैं, इसलिए एडजुवेंट को उस ड्रग में मिलाते हैं। तीसरा है इनस्क्रिप्शन का पार्ट व्हीकल। दिस इज मींट फॉर डिजॉल्विंग द सॉलिड इंग्रेडिएंट। मान लीजिए हम अगर सिरप बना रहे हैं तो उसमें हमें सुक्रोज की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सिरप अगर बना रहे हैं तो सुक्रोज हमारा हो जाता है व्हीकल, जो कि सॉलिड को यानी कि जो एपीआई होगा, ड्रग हमारा होगा, उसको डिजॉल्व करने के लिए सुक्रोज की ज़रूरत पड़ती है। सुक्रोज एक साधन के रूप में लिया जाता है। व्हीकल मतलब होता है साधन। फिर या तो और इसको अलग डिफिनीशन से देख लेते हैं। ए कंपोनेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज दैट इज यूज्ड एज ए कैरियर और डायलुएंट इन व्हिच लिक्विड सेमी सॉलिड और सॉलिड्स आर डिजॉल्व और सस्पेंडेड। अब बात करते हैं 5वें पार्ट की, जिसका नाम है सबस्क्रिप्शन। इट इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट। इसमें फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, निर्देश दिए गए होते हैं कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। इट में इंक्लूड, ये इंक्लूड कर सकता है फ्लेवर ऑफ द प्रोडक्ट, कंपाउंडिंग, ड्रग को कैसे बनाना है, कैसे मिक्स करना है, उसका लेबलिंग एंड क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, कितनी क्वांटिटी में उसको डिस्पेंस करना है या कितने दिन के लिए देना है, वो सब इसमें मेंशन होते हैं सबस्क्रिप्शन में। जैसे कि एग्जांपल के लिए फॉर 1 वीक, फॉर 15 डेज, फॉर 30 डेज, ये सभी उसमें मेंशन होंगे सबस्क्रिप्शन में, जो कि फार्मासिस्ट के लिए होता है। अब बात करते हैं हम इसके 6ठे पार्ट की, जिसका नाम है सिग्नेचर। सिग्नेचर या फिर इसको हम सिग्नेचरा भी बोलते हैं, SIGNATURA, इस नेम से भी डिनोट करते हैं इसको। इट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। इसमें पेशेंट के लिए निर्देश दिए गए होते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड दिया गया होगा। द डोज इफ़ द प्रिपरेशन इज़ फॉर इंटरनल यूज, उसका डोज दिया गया होगा अगर मान लीजिए वो इंटरनल यूज के लिए है कि कितना उसको डोज चाहिए। द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुबह शाम दोपहर, खाने के बाद खाने के पहले। मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया गया होगा, साइट ऑफ एप्लीकेशन दिया गया होगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल यूज। फिर हमारा जो लास्ट ब्लॉक होता है या लास्ट पार्ट होता है वो होता है प्रिस्क्राइबर्स ब्लॉक। इसमें होते हैं इट इंक्लूड्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर ऑफ RMP। RMP का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसे हम उस डॉक्टर को बोलते हैं जो कि ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है। अब चलिए हम देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लेआउट को कैसा होता है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल का टाइटल होगा, नेम होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, सीरियल नंबर दिया गया होगा। फिर उसके बाद आ जाता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक, जिसमें पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, मेल है कि फीमेल, वो दिया जाएगा। फिर होगा एड्रेस पेशेंट का, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। उसके बाद आ जाता है दूसरा ब्लॉक मेडिकेशन ब्लॉक। इसमें सबसे पहले हम RX लिखते हैं। फिर होता है इनस्क्रिप्शन, इसमें उस दवा को कंपाउंड करने के लिए सब उसके इंग्रेडिएंट लिखे जाते हैं। हालांकि अब ये नहीं दिया जाता, डायरेक्ट दवा ही दे दिया जाता है, क्योंकि अब बहुत सारी दवाइयाँ सब बनकर ही आते हैं, उसे कंपाउंड नहीं करना होता, डायरेक्ट डिस्पेंस कर दिया जाता है। और सबस्क्रिप्शन में दिया जाता है पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन।
यानी कि पेशेंट देता कितने टाइम के लिए इसको देना, 1 वीक के लिए, कितने समय तक चलेगा, दिन में कितनी बार, 3 टाइम अ डे, ये सब इसमें सब्सक्रिप्शन में मेंशन होते हैं। लास्ट में आ जाता है प्रिस्क्राइबर्स ब्लॉक। इसमें उस डॉक्टर का नाम दिया गया होगा जो कि ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए है, नाम हो जाएगा, उसके डिग्रियाँ हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा उसका, और फिर डेट हो जाएगा जिस दिन वो प्रिस्क्राइब करेगा। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे प्रिस्क्रिप्शन में एरर आ सकता है। सबसे पहला एब्रीविएशन, दूसरा नेम ऑफ द ड्रग, फिर तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, डोजेज फॉर्म एंड डोज इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, छठा है इनकम्पेटिबिलिटी, सातवां है कंटेंट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है असंगति। अब बात करते हैं सबसे पहले एब्रीविएशन की। एब्रीविएशन आर द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट में क्रिएट प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ड्रग। यानी कि एब्रीविएशन भी एक पार्ट होता है किसका, प्रिस्क्रिप्शन का। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी बड़े चीज़ को छोटे फॉर्म में कर देना, एब्रीविएशन फॉर्म उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर को अगर एक्रोमाइसिन देना होगा तो सिर्फ एक्रो लिख कर दे देगा, लेकिन इन केस में उसको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर देना चाह रहा है एक्रोस्टेटिन और एक्रो लिख कर दे दिया, और फार्मासिस्ट के पास जब गया प्रिस्क्रिप्शन तो वो समझ नहीं पाया और वो एक्रोमाइसिन दे दिया, तो इन केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ड्रग कितने mg में या कितने स्ट्रेंथ में, कितने पावर में वो अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए 10 mg, 20 mg, 50 mg, ये सब उसके स्ट्रेंथ होते हैं ड्रग के। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड या मेंशन बाय द प्रिस्क्राइबर। यानी कि प्रिस्क्राइबर के द्वारा उस ड्रग का स्ट्रेंथ उसमें मेंशन होना ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी पेशेंट को मान लीजिए एबिल देना हो, तो एबिल क्योंकि 5, 10 और 15, 20 mg इन सभी में उपलब्ध होगा, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मान लीजिए डॉक्टर ने वो स्ट्रेंथ नहीं दिया, तो अगर जो फार्मासिस्ट होगा उसको इस बात की कन्फ्यूजन रहेगी कि वो किस स्ट्रेंथ में उसको देना चाहिए। तो हो सकता है 20 mg लिख दे, 5 mg लिख दे, 10 mg लिख दे, या कुछ भी लिख दे, तो उस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट इज़ एसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ये उन केस में ज़्यादातर लागू होता है। मान लीजिए किसी ड्रग का बहुत सारे स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 50, 20, 10, 15 ऐसे सभी। अब बात करते हैं दूसरे की नेम ऑफ द ड्रग। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि देर आर सर्टेन ड्रग हुज नेम लुक और साउंड लाइक अदर ड्रग। कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जिनका नाम और साउंड यानी कि सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पर डिजिटॉक्सिन, इसका डाइजॉक्सिन, ये दोनों दिखने और सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा है प्रेडनिसोलोन, ये भी दोनों सुनने और देखने में दोनों में लग रहे हैं। जैसे कि प्रेडनिसोलोन जो होता है वो एलर्जी में दिया जाता है, इन्फ्लामेशन में। प्रेडनिसोलोन जो होता है वो अस्थमा, आर्थराइटिस, इन सभी में दिया जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है डोरिडॉन और डॉक्सीडॉन, ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो चौथा है सोर्स एरर होने का, उसका पॉइंट है डोज फॉर्म, डोसेज फॉर्म एंड डोज। डोजेज फॉर्म का मतलब होता है कि वो कितने उसमें उपलब्ध है। जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल, सिरप, लिक्विड, ये सभी उसके फॉर्म हैं, डोजेज फॉर्म। मैनी मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन मोर देन 1 डोजेज फॉर्म। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि 1 डोजेज फॉर्म से 2 डोजेज फॉर्म, 3, 4 इन सभी में उपलब्ध होते हैं। तो इन केस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर प्रिस्क्राइबर ने उसके पहले नहीं लिखा कि टैबलेट देना है, कैप्सूल देना है या क्या देना है, तो इन केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि देख सकते हैं, देयरफॉर टू अवॉइड कन्फ्यूजन प्रिस्क्राइबर शुड मेंशन द डोजेज फॉर्म एंड इन केस ऑफ कैलकुलेशन पेडियाट्रिक डोज पोसोलॉजी शुड अडॉप्टेड टू अवॉइड एनी एरर। मान लीजिए अगर डोज के केस में अगर हम आ जाते हैं और वो चिल्ड्रन को देना है, तो हमें पोसोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, इसको मेंशन करना चाहिए, इसके थ्रू हमें कैलकुलेट करके उस डोज को देना चाहिए। फिर 5वां जो है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट के लिए जो निर्देश दिए गए हों उनमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि
प्रिस्क्राइबर शुड क्लियरली, यानी कि उसको क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि डोज कितना देना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, डोज फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डाइल्यूएंट अमाउंट क्या होगा। डोज फ्रीक्वेंसी, डाइल्यूएंट अमाउंट का मतलब होता है, मान लीजिए कई सारी ड्रग ऐसी आती हैं या सिरप आते हैं जिसमें हमें पानी या कोई और डाइल्यूट चीज़ मिलाकर उसको और डाइल्यूट करके देना होता है, तो इन केस में उसको डाइल्यूट अमाउंट भी देना या मेंशन करना ज़रूरी होता है। फिर छठा जो आ जाता है सोर्स ऑफ एरर, वो होता है इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ही होता है असंगति, यानी कि मान लीजिए कोई केमिकल कंपाउंडिंग के समय, ड्रग बनाने के समय कोई अलग अलग केमिकल मिलकर कोई अलग प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उन केस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सम ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द फार्मूलेशन में रिएक्ट टू ईच अदर। कुछ केमिकल या फार्मूलेशन ऐसे होते हैं जो एक आपस में ही रिएक्ट कर देते हैं और कोई अनडिजायरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दे। उस केस में हमारा सेफ्टी, एफिकेसी और फिजिकल अपीयरेंस भी उसका गड़बड़ हो सकता है या बदल सकता है किसका, फार्मूलेशन का। Therefore, फार्मासिस्ट शुड चेक द पॉसिबल इनकम्पेटिबिलिटी। इसीलिए फार्मासिस्ट को ये ज़रूरी होता है कि वो चेक कर ले कौन किसके साथ कंपेटिबल है, तब उसको कंपाउंड करे, नहीं तो इन केस में दिक्कत आ सकती है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।